सोचिए कि भारत में कोई एक दुकान खरीद रहा है या कोई जमीन ले रहा है, और अगर वहां कोई विवाद हो जाता है ना, तो अदालत कभी ये नहीं पूछती कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाला इंसान किस धर्म का है या वो किस भगवान की पूजा करता है। बिल्कुल नहीं पूछती। नियम और सजा सबके लिए एकदम एक जैसे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर वही व्यक्ति शादी करता है या अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम करना चाहता है, तो अचानक से ना अदालत का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है, एकदम 180 डिग्री। हाँ, मतलब तब आपके अधिकार इस बात से तय होते हैं कि आप किस समुदाय से आते हैं। और आज हम यही समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। ये जो विरोधाभास है ना, ये वास्तव में हमारे कानूनी ढांचे की सबसे दिलचस्प और मैं कहूँगा सबसे जटिल पहेलियों में से एक है। बिल्कुल। तो आज की हमारे इस डीप डाइव का आधार एक बहुत ही विस्तृत और प्रामाणिक व्याख्यान है, जिसमें भारत के कानूनी इतिहास और समाज पर उसके असर का पूरा विश्लेषण किया गया है। और हमारा मिशन आज ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता जैसा भारी भरकम विषय है ना, इसे डीकोड करना है एकदम आसान भाषा में। हाँ, हम किसी राजनीतिक बहस में नहीं पड़ने वाले, ना ही किसी का पक्ष लेंगे। हमारा काम सिर्फ ये समझना है कि ये काम कैसे करता है, इसका इतिहास क्या है, और सबसे जरूरी बात, रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है। सही बात है। तो चलिए इस पूरे कानूनी चक्रव्यूह को थोड़ा सुलझाते हैं। अक्सर न्यूज चैनलों पर हमने ये 3 शब्द सुने हैं, यूनिफॉर्म, सिविल और कोड। हाँ, दिन रात ही चलता रहता है। हाँ, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। जब कोई कोड शब्द सुनता है ना, तो जाहिर है दिमाग में कोई कंप्यूटर की कोडिंग या कोई सीक्रेट पासवर्ड आता है। हाँ, बिल्कुल। तो कानून की दुनिया में इस कोड का क्या मतलब है? देखिए, कानून की भाषा में कोड का मतलब कोई रहस्यमयी पासवर्ड नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है कानूनों का एक बहुत ही व्यवस्थित और संपूर्ण संग्रह। अच्छा। मतलब जब समाज बहुत छोटे स्तर पर होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई पुरानी जनजाति है, तो वहां नियम कहीं लिखे नहीं होते, वो बस परंपराओं और आपसी समझ से चलते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समाज बड़ा होता है, नए शहर बनते हैं, व्यापार बढ़ता है, तो चीजें उलझने लगती हैं। मतलब जब आबादी बढ़ती है तो सिर्फ परंपराओं के भरोसे तो नहीं रहा जा सकता ना। एकदम सटीक। तब ये जरूरत महसूस होती है कि भाई इन बिखरे हुए नियमों और परंपराओं को एक जगह स्पष्ट रूप से लिख लिया जाए। बिल्कुल। ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बिल्कुल। तो किसी एक विषय से जुड़े सारे कानूनों को इकट्ठा करके उन्हें एक व्यवस्थित ढांचे में पिरोने की जो ये प्रक्रिया है ना, इसे ही कोडिफिकेशन कहते हैं। ओके। और जो दस्तावेज तैयार होता है उसे कोड कहा जाता है। जैसे भारत में इंडियन पीनल कोड है, यानी आईपीसी। हाँ, आईपीसी की धाराएं तो हमने फिल्मों में बहुत सुनी है। हाँ, तो उसमें हर तरह के अपराध और उसकी सजा का एक पूरा सिस्टम लिखा हुआ है। एक तरह से ये किसी मशीन के इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह हो गया, जहाँ सब कुछ साफ साफ लिखा है कि क्या करने पर क्या होगा। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। चलिए, कोड तो समझ आ गया। अब दूसरे शब्द पर आते हैं, सिविल। अगर कोर्ट और कानून का काम अपराधियों को पकड़ना है, तो ये सिविल कानून की अलग से क्या जरूरत आ गई? मतलब क्या सारे कानून किसी न किसी अपराध से नहीं जुड़े होते? ये ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि कानून सिर्फ पुलिस, जेल और अपराधियों के ही इर्द गिर्द घूमता है। अच्छा। हाँ, असल में कानून के 2 बिल्कुल अलग अलग ब्रह्मांड हैं। एक है क्रिमिनल यानी फौजदारी, और दूसरा है सिविल यानी दीवानी। ओके। ये जो सिविल कानून है ना, ये अपराधों के बारे में नहीं है, ये अधिकारों की टकराहट के बारे में है। अधिकारों की टकराहट मतलब ये कि 2 व्यक्तियों या 2 संस्थाओं के आपसी संबंध, उनके लेन देन और उनके झगड़ों को सुलझाने का तरीका है। तो अगर सिविल आपसी संबंधों के बारे में है, तो इसके आगे यूनिफॉर्म शब्द क्यों जोड़ा जा रहा है? यूनिफॉर्म का मतलब तो वही हुआ ना जो बच्चे स्कूल पहनकर जाते हैं। हाँ, और स्रोत में इसी स्कूल यूनिफॉर्म का बहुत ही शानदार और गहरा उदाहरण दिया गया है। अब जरा सोचिए, स्कूलों में बच्चों को एक जैसे कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? शायद इसलिए ताकि अनुशासन बना रहे और बाहर का कोई व्यक्ति आसानी से पहचाना जा सके। वो तो खैर एक व्यवहारिक कारण है ही, लेकिन इसका जो असली सामाजिक कारण है ना, वो बहुत गहरा है। अच्छा, वो क्या है? आप कल्पना कीजिए कि एक स्कूल में कोई यूनिफॉर्म नहीं है। अब एक बहुत अमीर परिवार का बच्चा रोज महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनकर आता है, और उसी क्लास में एक गरीब परिवार का बच्चा शायद पुराने घिसे हुए कपड़ों में आता है। हाँ, ये तो होता ही है। तो कुछ ही दिनों में उन बच्चों के बीच ना एक मनोवैज्ञानिक दीवार खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, हीन भावना आ जाएगी। हाँ,
हीन भावना, श्रेष्ठता का बोध और भेदभाव पनपने लगेगा। ये बात तो है। बच्चे फिर पढ़ाई से ज्यादा इस बात पर ध्यान देंगे कि कौन कैसा दिख रहा है, किसने क्या पहना है। ठीक कहा आपने। तो स्कूल यूनिफॉर्म ये सुनिश्चित करती है कि अमीरी और गरीबी का ये जो अंतर है, सामाजिक हैसियत का ये जो फर्क है, ये स्कूल के दरवाजे के बाहर ही रह जाए। सबको एक लेवल पर ले आता है। बिल्कुल। जब सारे बच्चे एक जैसे कपड़े पहनते हैं तो वे एक बुनियादी समानता के स्तर पर आ जाते हैं। और कानून में यूनिफॉर्मिटी का भी ठीक यही मतलब है। अच्छा। हाँ, ये सुनिश्चित करना कि जब बात बुनियादी अधिकारों की हो तो समाज का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या किसी भी बैकग्राउंड का हो, वो एक समान धरातल पर खड़ा हो। ये उदाहरण वाकई चीजों को बहुत साफ कर देता है। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हुआ नागरिकों के आपसी संबंधों को सुलझाने के लिए कानूनों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह जो बिना किसी भेदभाव के सब पर एक समान लागू हो। एकदम सटीक समरी दी आपने। लेकिन यहाँ मुझे एक उलझन हो रही है। बताइए। मान लीजिए सड़क पर दो पड़ोसियों के बीच ना जमीन को लेकर बहस हो रही है। अब बहस बढ़ते बढ़ते हाथापाई में बदल जाती है और एक व्यक्ति दूसरे को गंभीर चोट पहुंचा देता है। ओके। अब झगड़ा तो दो नागरिकों के आपसी संबंधों का ही है ना। तो क्या ये सिविल मामला माना जाएगा? बस यहीं पर क्रिमिनल और सिविल कानून का बुनियादी अंतर समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा। जो उदाहरण आपने दिया ना, उसमें जमीन की बाउंड्री का जो मूल विवाद था वो सिविल मामला है। ओके, वो सिविल है। हाँ, लेकिन जैसे ही वहां हाथापाई हुई, हिंसा हुई और किसी को चोट लगी, वो तुरंत क्रिमिनल मामला बन गया। ऐसा क्यों? हाथापाई भी तो उन्हीं दो लोगों के बीच हुई है ना, इसमें तीसरा तो कोई आया नहीं। यहाँ कानून का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। क्रिमिनल कानून के पीछे जो दर्शन है वो ये है कि गंभीर अपराध कभी भी सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता। वो पूरे समाज की शांति और सुरक्षा के खिलाफ होता है। मतलब समाज पर असर पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए क्रिमिनल मामले में पीड़ित व्यक्ति मुकदमा नहीं लड़ता, बल्कि राज्य यानी सरकार पीड़ित की तरफ से मुकदमा लड़ती है। ओह, इसीलिए हमने अक्सर सुना है स्टेट वर्सेस फलां व्यक्ति। एकदम सही। राज्य का उद्देश्य सजा देना है ताकि समाज में ये संदेश जाए कि भाई ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके उलट सिविल मामले पूरी तरह से व्यक्ति बनाम व्यक्ति होते हैं। यानी अगर सिर्फ जमीन का विवाद है तो राज्य को कोई मतलब नहीं कि जमीन किसको मिल रही है। बिल्कुल, राज्य बस एक रेफरी की तरह काम करता है वहां। अच्छा। सिविल मामले का उद्देश्य किसी को जेल भेजना नहीं होता। इसका उद्देश्य बिगड़े हुए संबंधों को सुधारना या जिसका नुकसान हुआ है उसे मुआवजा दिलाना होता है, जिसे हम डैमेजेस कहते हैं। मुझे ना एक बात हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। क्या क्रिमिनल मामले हमेशा से राज्य के अधीन माने जाते थे? क्योंकि अगर हम पुराने समय की बात करें तो कबीलों के सरदार या पंचायतें ही सारे फैसले कर देती थीं। लोग आपस में ही सजा तय कर लेते थे, है ना? ये एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक बिंदु उठाया आपने। पारंपरिक समाजों में और कुछ पुराने धार्मिक कानूनों में भी हत्या या गंभीर शारीरिक हमले जैसे अपराधों को भी ना दो लोगों का निजी मामला ही माना जाता था। मतलब राज्य बीच में नहीं आता था? बिल्कुल नहीं आता था। और हमारे स्रोत में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही झकझोर देने वाला उदाहरण दिया गया है। कौन सा उदाहरण? अमीना नाम की एक महिला का मामला है। क्या ये वही एसिड अटैक वाला केस है? हाँ, वही केस। एक व्यक्ति ने उस महिला पर तेजाब फेंक दिया था, जिसके कारण उसकी दोनों आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक है। बहुत भयानक। और उस समय वहां जो पारंपरिक स्थानीय कानून लागू था ना, जो कि शरिया कानून का ही एक रूप था, उसके तहत इसे दो लोगों के बीच का सिविल या निजी मामला मान लिया गया। क्या? एसिड अटैक को निजी मामला? हाँ, और सजा के तौर पर आंख के बदले आंख, जिसे किसास कहते हैं, उसका नियम तय हुआ। मतलब अपराधी की आंखों में भी पेजाब डाला जाना था? जी हाँ, बिल्कुल यही फैसला हुआ था कोर्ट का। हे भगवान। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब सजा पर अमल करने का दिन आया ना, तो पीड़ित महिला ने ऐन मौके पर अपराधी को माफ कर दिया। सच में? हाँ, उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि दुनिया को न देख पाने का दर्द क्या होता है, अंधेरे में जीने का क्या मतलब है, और मैं नहीं चाहती कि कोई और व्यक्ति ये दर्द सहे। ये तो मतलब बहुत ही बड़ा दिल चाहिए ऐसा करने के लिए। कोई आम इंसान तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। बेशक, लेकिन जरा सोचिए, इसका कानूनी परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ? क्योंकि पारंपरिक कानून इसे दो लोगों का आपसी मामला मानता था, इसलिए पीड़ित के माफ करते ही अपराधी बिना कोई सजा काटे बिल्कुल आजाद हो गया।
ये तो बहुत डरावना है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी ताकतवर इंसान किसी कमजोर पे हमला कर दे और फिर उसे डरा धमकाकर या पैसे देकर माफी मंगवा ले, तो वो तो कभी जेल ही नहीं जाएगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही तंत्र को पकड़ लिया। और आधुनिक क्रिमिनल न्याय प्रणाली इसीलिए वजूद में आई है। जो क्रिमिनल कानून आज भारत में लागू है ना, वो इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता। अच्छा, आज के कानून में ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। आधुनिक कानून कहता है कि किसी पर तेजाब फेंकना केवल उस व्यक्ति पर हमला नहीं है, ये एक ऐसा कृत्य है जो पूरे समाज में खौफ पैदा करता है। समाज के खिलाफ अपराध है। हाँ, राइट। इसलिए आज के समय में अगर कोई पीड़ित कोर्ट में जाकर कह भी दे कि मैंने अपराधी को माफ कर दिया है, तब भी राज्य मुकदमा वापस नहीं लेता। ओके। पुलिस और अदालत अपनी प्रक्रिया पूरी करते हैं और सजा देते हैं, क्योंकि न्याय केवल पीड़ित के लिए नहीं, पूरे समाज की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अब ये क्रिमिनल और सिविल का फर्क दिमाग में बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया है। लेकिन यहाँ मेरी एक बहुत बड़ी उलझन है। बताइए। अगर हमने क्रिमिनल कानूनों को इतना मजबूत और यूनिफॉर्म बना लिया है, और अगर हम शुरुआत वाले उस दुकान खरीदने के उदाहरण पे वापस जाएं, तो भारत में संपत्ति, बिजनेस और कॉन्ट्रैक्ट के मामले भी तो सिविल कानून में ही आते हैं ना? बिल्कुल आते हैं। तो क्या भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से लागू नहीं है? फिर इतनी बहस किस बात पे हो रही है? ये उलझन बहुतों को होती है, और सच्चाई ये है कि भारत में सिविल कानून का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले से यूनिफॉर्म है। अच्छा। हाँ, और वो भी अंग्रेजों के जमाने से। 1859 से 1872 के बीच ही ना भारत में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे कानून बन गए थे। यानी अगर मैं किसी के साथ कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ तो कानून मेरे और दूसरे व्यक्ति के धर्म को नहीं देखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। अगर आप एक कार खरीदते हैं और डीलर आपको धोखा देता है, तो इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं या ईसाई हैं। ओके, सब पे एक ही कानून लागू होगा। हाँ, आप दोनों पर एक ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होगा। संपत्ति बेचने, गिरवी रखने या कोर्ट में गवाही देने के नियम सब के लिए एक समान है। तो अगर सिविल कानून का इतना बड़ा हिस्सा पहले से ही सबके लिए एक है, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस सिविल कानून के किस हिस्से के लिए हो रही है? मतलब कौन सा हिस्सा छूट गया था? जो हिस्सा छूट गया था, या यूं कहें कि जिसे जानबूझकर छोड़ दिया गया था, वो है पारिवारिक कानून, जिसे हम पर्सनल लॉ कहते हैं। ओके, फैमिली लॉ। हाँ, सिविल मामलों का यही वो अखाड़ा है जहां ये सारा विवाद है। इसमें मुख्य रूप से 5 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता जिसे मेंटेनेंस कहते हैं, बच्चे गोद लेना यानी एडॉप्शन, और उत्तराधिकार यानी संपत्ति का बंटवारा। भारत में हर बड़े समुदाय के अपने अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, जो उनकी सदियों पुरानी धार्मिक किताबों और परंपराओं से निकले हैं। लेकिन अलग अलग समुदाय अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से शादी कर रहे हैं या संपत्ति बांट रहे हैं, तो इसमें समस्या क्या है? मतलब भारत तो विविधताओं का देश है ना, यहाँ तो हर 100 किलोमीटर पर रीति रिवाज बदल जाते हैं। देखिए, विविधता अपने आप में कोई समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब इस विविधता के आवरण के नीचे ना असमानता और भेदभाव छिप जाता है। वो कैसे? इसे समझने के लिए हम बच्चे गोद लेने की प्रक्रिया यानी अडॉप्शन का उदाहरण लेते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। क्या गोद लेने के नियम भी धर्म के हिसाब से अलग होते हैं? ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल अलग रहे हैं। अच्छा। हमारे स्रोत में स्पष्ट किया गया है कि एक लंबे समय तक भारत में पूर्ण रूप से कानूनी तौर पर बच्चा गोद लेने का अधिकार केवल हिंदुओं के पास था। सिर्फ हिंदुओं के पास? हाँ, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत इसका मतलब ये था कि गोद लिए गए बच्चे को बिल्कुल सगे बच्चे की तरह पैतृक संपत्ति में पूर्ण अधिकार मिलता था। और बाकी धर्मों में क्या वे बच्चा गोद नहीं ले सकते थे? वे बच्चे की देखभाल कर सकते थे, जिसे गार्जियनशिप कहते हैं। लेकिन कानूनी रूप से गोद लेने का ऐसा कोई सीधा प्रावधान ईसाई, पारसी या मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों में मौजूद नहीं था। तो इसका असर क्या होता था? इसका मतलब ये था कि वो बच्चा कानूनी तौर पर उनका पूर्ण उत्तराधिकारी नहीं बन पाता था। ओह, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। स्रोत में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आजमी के एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया गया है। अच्छा, उनका भी ऐसा कोई केस था? हाँ, जब उन्होंने बच्चा गोद लेने की कोशिश की तो उनके पर्सनल लॉ में इसके लिए कोई कानूनी ढांचा ही नहीं था, जिसके चलते उन्हें भारी अड़चनों का सामना करना पड़ा। तो फिर इसका समाधान कैसे निकला? मतलब क्या आज भी ऐसा ही है? नहीं, आज ऐसा नहीं है।
बाद में न्यायपालिका ने और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जैसे जो सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष कानून हैं, उनकी व्यापक व्याख्याओं के जरिए सभी धर्मों के नागरिकों के लिए गोद लेने का एक समान रास्ता साफ किया गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन ये इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि जब पारिवारिक कानूनों को सिर्फ धर्म के भरोसे छोड़ दिया जाता है ना, तो नागरिकों को अपने बुनियादी मानवीय अधिकारों के लिए, जैसे माता पिता बनने का अधिकार, उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। ये गोद लेने वाला पहलू तो शायद आम चर्चाओं में कभी आता ही नहीं है। हम तो सिर्फ शादी और तलाक की ही बातें सुनते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इन पारिवारिक कानूनों की असमानता को और गहराई से देखें तो मुझे लगता है कि इसका सबसे भयानक और सीधा असर महिलाओं पर पड़ता है। एकदम 100% की बात कही आपने। हाँ, क्योंकि सदियां गवाह हैं कि कोई भी परंपरा रही हो, नियम हमेशा पुरुषों ने ही बनाए हैं और उनका नुकसान हमेशा महिलाओं ने उठाया है। आपने ना इस पूरी बहस की सबसे दुखती रग पकड़ ली है। कानूनी विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस सिर्फ धर्म बनाम धर्म की नहीं है। ये मूल रूप से जेंडर जस्टिस यानी लैंगिक न्याय की बहस है। राइट। अगर हम आज़ादी के तुरंत बाद के दौर में जाए ना, जब हिंदू कोड बिल पर बहस चल रही थी, तो ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। हिंदू कोड बिल के बारे में मैंने काफी सुना है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके बहुत बड़े समर्थक थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन उस समय भी तो इसका बहुत भारी विरोध हुआ था। मुझे समझ नहीं आता कि जब ये कानून समाज सुधार के लिए था तो लोग इसके खिलाफ क्यों थे? क्योंकि वो कानून सीधे तौर पर सदियों पुरानी पितृसत्ता को यानी पैट्रियार्की को चुनौती दे रहा था। अच्छा। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि राजनीतिक आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक घर की चारदीवारी के भीतर महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक आज़ादी नहीं मिलती। बहुत सही बात है। 1950 के दशक से पहले पारंपरिक हिंदू कानून में महिलाओं की स्थिति बहुत कमजोर थी। पुरुषों को एक से ज्यादा शादियां करने की यानी बहुविवाह की छूट थी। महिलाओं के पास तलाक लेने का कोई स्पष्ट कानूनी अधिकार नहीं था। अरे। और सबसे बड़ी बात, पिता या पति की संपत्ति में महिलाओं को पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं था। उनके पास केवल सीमित अधिकार होता था, जिसे लिमिटेड एस्टेट कहते हैं। मतलब महिला संपत्ति का इस्तेमाल तो कर सकती थी, लेकिन उसे बेच नहीं सकती थी या अपने मन से किसी को दे नहीं सकती थी। बिल्कुल सही समझा आपने। और जब अंबेडकर जी ने इन नियमों को बदलकर महिलाओं को तलाक का अधिकार देने, बहुविवाह को गैर कानूनी घोषित करने और संपत्ति में बराबर का हिस्सा देने का प्रस्ताव रखा ना, तो समाज के जो रूढ़िवादी वर्ग थे उनमें भूचाल आ गया। जाहिर है, सत्ता छीनने का डर था। संसद के अंदर और बाहर भारी विरोध हुआ। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि इस बिल के अटकने के कारण निराश होकर डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये तो बहुत ही निराशाजनक रहा होगा उनके लिए। तो क्या वो बिल कभी पास नहीं हो पाया? ऐसा नहीं है। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने इसे एक मुश्त पास करने के बजाय 4 अलग-अलग टुकड़ों में बांटकर 1955 और 56 के बीच पास किया। अच्छा, टुकड़ों में पास किया। हाँ, इसमें हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट शामिल थे। इन कानूनों ने भारतीय हिंदू समाज की संरचना को ना पूरी तरह से बदल दिया। बहुविवाह को अपराध घोषित कर दिया गया, महिलाओं को तलाक का अधिकार मिला और संपत्ति में उन्हें पूर्ण अधिकार दिया गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हिंदू समाज के लिए एक तरह का यूनिफॉर्म या कॉडिफाइड कानून बन चुका है? काफी हद तक हाँ। हालांकि उसमें भी बेटियों को पैतृक संपत्ति में, जिसे कोपार्शनरी कहते हैं, उसमें बेटों के बराबर का जन्मजात अधिकार नहीं मिला था। ओहो, मतलब वहां भी कमी रह गई थी। हाँ, और इस बड़ी खामी को बहुत बाद में 2005 में एक संशोधन के जरिए सुधारा गया, जिसके बाद बेटियों को बेटों के समान कानूनी वारिस माना गया। चलिए, देर से ही सही, सुधार तो हुआ। ये तो हुई हिंदू कानूनों में सुधार की बात। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो अन्य समुदायों, विशेषकर मुस्लिम पर्सनल लॉ की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या वहां भी ऐसे समय के साथ सुधार हुए हैं? स्रोत के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, वो आज भी काफी हद तक अपने पुराने और पारंपरिक स्वरूप में ही है। मतलब उसका कोडिफिकेशन नहीं हुआ है? नहीं, उसका कोडिफिकेशन नहीं हुआ है। इसके तहत आज भी एक पुरुष को 4 विवाह करने की कानूनी अनुमति है,
जबकि महिला के लिए ऐसा नहीं है। उसमें 3 तलाक, जिसे तलाक़ बिद्दत कहते हैं, वो एक ऐसी ही प्रथा थी जहां पति केवल 3 बार तलाक बोलकर तुरंत शादी खत्म कर सकता था, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही अनफेयर था। बिल्कुल। और महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश और फिर संसद के कानून के जरिए इसे गैर कानूनी घोषित किया गया। लेकिन निकाह हलाला जैसी प्रथाएं और तलाक के बाद महिलाओं को मिलने वाले गुजारा भत्ते के नियम आज भी बहुत जटिल हैं और महिलाओं के लिए बहुत सीमित हैं। गुजारा भत्ता, क्या ये वही शाहबानो केस वाला मामला है? एकदम सही पकड़ा आपने। बहुत चर्चित शाहबानो केस इसी गुजारे भत्ते की लड़ाई का एक ऐतिहासिक उदाहरण था, जहां एक बुजुर्ग तलाकशुदा महिला को न अपने जीवन यापन के लिए दर-दर भटकना पड़ा था। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का असली मकसद विवाह और तलाक के कानूनों को महिलाओं के अनुकूल बनाना है। बिल्कुल। इन व्यक्तिगत कानूनों को एक समान करने का मुख्य उद्देश्य किसी भी धर्म को नीचा दिखाना या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इसका मूल उद्देश्य एक ऐसी कानूनी जमीन तैयार करना है जहां भारत की हर महिला, चाहे वो किसी भी धर्म में पैदा हुई हो, उसे विवाह, तलाक और संपत्ति के मामले में निष्पक्ष और एक जैसे अधिकार मिलें। राइट, क्योंकि आखिर वो देश की नागरिक पहले हैं। हाँ, ये एक लोकतांत्रिक देश में मानवाधिकार और लैंगिक समानता का बुनियादी तकाजा है। आपकी बातों से तो ये इतना तार्किक और न्याय संगत लगता है। लेकिन जब भी हम अखबारों या टीवी पर ये बहस देखते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा डर और तनाव देखने को मिलता है। हाँ, वो तो है। समाज में एक बहुत आम धारणा है, जिसे मैंने भी कई बार सुना है, कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो देश में सबकी शादी के रीति रिवाज एक जैसे हो जाएंगे। अच्छा। मतलब लोग पूछते हैं कि क्या मुसलमानों और ईसाइयों को भी अब अग्नि के साथ फेरे लेने पड़ेंगे या हिंदुओं को अपने पारंपरिक विवाह के तरीके छोड़ने पड़ेंगे? ये सवाल बहुत अहम है और सच कहूं तो ये इस पूरे विषय की सबसे बड़ी और खतरनाक गलतफहमी है। मतलब ऐसा नहीं होने वाला? बिल्कुल नहीं। इस डर को दूर करने के लिए ना हमें 2 अंग्रेजी शब्दों के बीच का फर्क समझना होगा। एक है यूनिफॉर्मिटी यानी समानता और दूसरा है होमोजेनिटी यानी समरूपता। समानता और समरूपता, ये सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं जी। इनमें क्या फर्क है? जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा। देखिए, होमोजेनिटी या समरूपता का मतलब होता है सबको बिल्कुल एक जैसा बना देना। जैसे किसी फैक्ट्री की मशीन से निकले हुए प्रोडक्ट होते ना, सब एक जैसे। हाँ, क्लोन की तरह। हाँ, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समरूपता होता तो इसका अर्थ ये निकलता कि भाई देश में शादी का सिर्फ एक ही तरीका होगा, एक ही रस्म होगी और एक ही मंत्र पढ़ा जाएगा। बाप रे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी अलोकतांत्रिक और सभ्य देश ऐसा कर ही नहीं सकता। और भारत जैसी विविधताओं वाले देश में तो ये किसी भी हाल में संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे समझने के लिए स्रोत में हिंदू समाज के भीतर की ही विविधता का बहुत सटीक उदाहरण दिया गया है। क्या है वो उदाहरण? अगर आप उत्तर भारत में जाएं, जैसे हरियाणा या राजस्थान, तो वहां गोत्र का बहुत महत्व है। एक ही गोत्र में या सगे संबंधियों में शादी करना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। हाँ, उत्तर भारत में तो इसे सामाजिक रूप से बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन इसके ठीक उलट अगर आप दक्षिण भारत में जाएं, विशेषकर कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, अच्छा, तो वहां मामा भांजी या कजिन्स के बीच विवाह की सदियों पुरानी परंपरा है और उसे बहुत शुभ माना जाता है। अरे, ये तो एक ही धर्म के अंदर 2 बिल्कुल विपरीत परंपराएं हो गईं। यही तो बात है। अब जब हम यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दक्षिण भारत के लोगों को उत्तर भारत के गोत्र नियम मानने पर मजबूर किया जाए, या फिर मुसलमानों के निकाह या ईसाइयों की चर्च वेडिंग को खत्म कर दिया जाए। आप अग्नि के फेरे लें, काजी से निकार पढ़वाएं या चर्च में कस्में खाएं, कानून को आपकी रस्मों या परंपराओं से कोई एतराज नहीं है। तो फिर कानून को एतराज किस बात से है? मतलब कानून कहाँ दखल देता है? कानून केवल इस बात पर ध्यान देता है कि आपकी परंपराएं, चाहे जो भी हों, विवाह के संपन्न होने के बाद पति और पत्नी के अधिकार एक समान होने चाहिए। ओहो, अब समझी। अगर कल को वो शादी टूटती है ना, तो तलाक की प्रक्रिया और गुजारा भत्ता का जो नियम है वो सबके लिए एक होना चाहिए। पिता की संपत्ति में बेटी का हिस्सा, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, एक समान होना चाहिए। मतलब लक्ष्य एक प्रगतिशील कानून बनाना है जो अधिकारों की रक्षा करे, ना कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को कुचलना। बिल्कुल सही। सीधे शब्दों में कहूं तो कोड आपके बेडरूम या पूजा घर में नहीं आता। वो सिर्फ तब बीच में आता है जब किसी के बुनियादी अधिकारों का हनन हो रहा हो।
ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये वाकई इस पूरे विषय पर पड़ी धुंध को साफ कर देता है। इस चर्चा ने साबित कर दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सबकी पहचान मिटाकर एक बनाना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि उस विविधता के नाम पर किसी के साथ नाइंसाफी न हो। एकदम सही बात है। हमने देखा कि कैसे कोड का मतलब सिर्फ नियमों को व्यवस्थित करना है, कैसे सिविल मामले क्रिमिनल मामलों से अलग होते हैं, और कैसे भारत में संपत्ति और कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो पहले से ही समान कानून मौजूद हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात जो आज निकल कर आई वो ये कि ये सारी बहस वास्तव में विवाह, संपत्ति और हमारे घर के भीतर के अधिकारों से जुड़ी है, खासकर महिलाओं के अधिकारों से। बिल्कुल। ये सिर्फ धार्मिक रीति रिवाजों का कोई टकराव नहीं है, ये न्याय और समानता की लड़ाई है। और हमें ये भी याद रखना होगा कि एक रूपता का मतलब सबको एक रंग में रंगना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि हमारे समाज के रंगीन कैनवस पर ना हर रंग को बराबर का सम्मान और जगह मिले। बहुत ही गहराई वाली बात कही आपने। आज हमने इतिहास के पन्नों से लेकर पुराने मुकदमों और आज की कानूनी बारीकियों तक का एक लंबा सफर तय किया है। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प और दार्शनिक सवाल खड़ा हो रहा है। क्या सवाल है? देखिए, अगर हम इतिहास को देखें तो 100 साल पहले का समाज और उसकी जरूरतें आज से बिल्कुल अलग थी। जाहिर है। कानून भी उसी हिसाब से बदले। तो अगर समाज और मानव संबंध समय के साथ लगातार विकसित होते रहते हैं, जैसे जैसे हमारे रिश्ते, परिवार की परिभाषाएं और साथ रहने के तरीके पारंपरिक दायरों से बाहर निकल रहे हैं, बिल्कुल, तो क्या आज बनाया गया कोई भी समान कानून या यूनिफॉर्म कोड अगले 100 सालों तक प्रासंगिक रह पाएगा? ये सोचने वाली बात है। या फिर हर पीढ़ी को समानता और न्याय की एक बिल्कुल नई परिभाषा खुद ही गढ़नी पड़ेगी? क्या कानून कभी समाज की बदलती रफ्तार को पूरी तरह पकड़ पाएगा? ये तो एक ऐसा सवाल है जिस पर श्रोताओं को भी विचार करना चाहिए। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।